हेलो। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज तो मल्ला पढ़ा हूँ। आज पढ़ा हूँ पीएच मान औ पीएच स्केल। तो देखो, पहली सोचबो कि पीएच मान का होता है। त अम्ल और क्षार पढ़े रहे हमन काली जुआर। अम्ल काला कथे, क्षार काला कथे, सब जानता हो। और अम्ल में का पढ़े रहे हो? आर्हेनियस का नियम, है ना, आर्हेनियस का सिद्धांत, औ ब्रास्टर-लाडी सिद्धांत, औ लुईस की धारणा। ठीक है, अतका गल्ला पढ़े रहे। एक्चुअली छत्तीसगढ़ी बहुत सॉफ्ट है। बोलते समय हम हाइट नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा कैसा लगता है, कहीं पर वो अच्छा लगता है, कहीं पर कमज़ोर लगता है, ठीक है। चलिए ठीक है। कुछ लोग जो बाहर से आए हुए हैं वो लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ी बने लगते जी मोला। अच्छी बात है, और हमें भी लगता है कहीं ना कहीं। चलिए, फिलहाल छत्तीसगढ़ी में हम तुतला जाते हैं, है ना। कभी ऐसे जीभ फिसल जाती है कभी। तो चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, ये भी एक अच्छी लैंग्वेज है हमारे यहाँ की। हम बात करें आज पीएच मान के बारे में। तो पीएच मान कैसे क्या होता है, इससे पहले एक चीज समझना है, वो है जल का आयनन या जल का आयनिक गुणनफल। जल के आयनिक गुणनफल को हम दर्शाएंगे KW से। KW से जल के आयनिक गुणनफल को KW से दर्शाएंगे। कभी प्रश्न आएगा जल का आयनिक गुणनफल समझाइए क्या है, तो यहां पर आपको जवाब मिलेगा कि जल जो है, अब जल का आयनिक गुणनफल बोल रहे हैं मतलब जल में कहीं ना कहीं उसमें साम्यावस्था पाई जाती होगी। तो हम यहां देखते हैं जल का आयनन होगा H2O टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। इनके साथ एक साम्यावस्था स्थापित होती है। तब साम्यावस्था में क्या मिलेगा? साम्यावस्था में इनमें एक साम्यावस्था स्थिरांक, उत्पादों के सक्रिय मात्राओं का गुणनफल, एक्टिव मास ऑफ H प्लस इनटू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस बाय एक्टिव मास ऑफ H2O। जब एक साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा तो एक निश्चित मात्रा हो जाएगा, यानी एक निश्चित मात्रा इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, सबकी मात्रा निश्चित होगी, यानी कि इनमें दो चीज़ों का गुणनफल निश्चित होगा। जबकि ये तो अकेला है, तो यहाँ पर हम K इंटू H2O, K को इनसे गुणा कर दें तो हमारे पास मिलेगा H प्लस इंटू OH माइनस। हम ये बात ध्यान रखेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर K इंटू H2O का मान 10 की घात ऋण 14 होता है। एक बात और हम यहीं पे बता देते हैं आपको कि इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और एक और बात बताना चाहेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि K इंटू H2O को, K इंटू एक्टिव मास ऑफ H2O को हम यहाँ पर बोलते हैं KW। यानी हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं KW का मान हो या K इंटू H2O का मान हो 10 की घात 14 होगा। हम इस जगह पर KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू को भी हम बता सकते हैं 10 की घात 14 होता है। ये है जल का आयनिक गुणनफल KW। जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है? H प्लस और OH माइनस के सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। कल की क्लास में पढ़ाया गया ना, ध्यान रखिएगा। कोई भी वीडियो आप देखा करिए जब भेजा जाता है तो। और 11th में पढ़ने वाले बच्चे पूरी दुनिया में ही कम है पढ़ने के मन से, है ना। 12th मजबूरी की वजह से पढ़ते हैं, बाकी पढ़ना दुनिया का कोई आदमी नहीं चाहता है ना। बिना पढ़े वो उसको बड़े बड़े महल मिल जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिल जाए, है ना, खाने के लिए दुनिया का कोई भी चीज़ें उंगली डाले तो वो मिल जाए। तो ये है सबके किस्से। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि थोड़ा मेहनत ज़रूर कर लीजिए उन चीज़ों को पाना है तो। चलो सब आगे बात करते हैं। जल का आयनिक गुणनफल के बेस पर
हम pH वैल्यू की धारणा को रखते हैं। हम ये जानते हैं कि जल शुद्ध जल की बात करें, जल जो है अगर शुद्ध अवस्था में है तो कुछ न कुछ मात्रा में वो विघटित होगा, और वो कितनी मात्रा है विघटन का, इन दोनों की सांद्रताएं जो इसमें मिलती है उन सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होता है, इतनी मात्रा, यानी इतनी मात्रा वहां पर विघटित हो रही है। ये जितनी अधिक मात्रा सांद्रता आएगा उतना ही अधिक मात्रा ये वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू एकदम फिक्स है कि हमारे जब पानी 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रहता है तो शुद्ध जल इतनी ही मात्रा में आयनीकृत रहता है। ये बहुत बड़ी मात्रा नहीं है, बहुत कम मात्रा है ना। और इतनी मात्रा में अगर विद्युत धारा प्रवाहित भी करेंगे जल में तो जल कुचालक रहेगा, यानी वहाँ आयन बहुत ही माइनर है, जो कि बिल्कुल इतना न्यूट्रलाइज है कि उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो ही नहीं सकती है। चलिए साहब, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पीएच मान। अम्ल में H+ की सांद्रता या किसी भी विलयन में H+ जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ही अधिक अम्लीय होगा, और जितना कम रहेगा उतना ही क्षारीय होगा। तो एक निश्चित मात्रा जो जल में H+ की मात्रा है उतने के बराबर रहा तो उदासीन रहेगा। तो जल में कितनी मात्रा में H+ है ये पता लगा लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात तो ये जान लें कि सोरेनसन ने 1909 में pH मान की धारणा दिया था। इन्होंने कहा था कि किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को हम कैसे निर्धारित करेंगे, इसके लिए हमें कौन सा स्केल का उपयोग करना चाहिए, इस बारे में इन्होंने जवाब दिया। तो सबसे पहली बात है जल का आयनन के बेस पर बात करते हैं, क्योंकि जल में जितनी मात्रा में H+ है उसके उदासीन बिंदु को दर्शाता है। ये आयनन है। साम्यावस्था में क्या मिलेगा कि इज इक्वल्स टू, बोलो ना, क्यों चुप रहते हो? H2O के साथ गुणा होगा H+ into OH-। आप जानते हो K इंटू H2O को हम यहाँ पर कहते हैं KW। तो KW का मान कितना है ये भी जानते हैं, 10 की घात ऋण 14 होता है। तो 10 की घात ऋण 14 बराबर H+ इंटू OH-। अब यहाँ पर जितनी H+ है और OH- है, पानी जब टूटता है तो जितनी H+ बनाएगा उतना ही OH- बनाएगा। यानी कि अगर मुझे H+ की सांद्रता पता है तो मैं बता सकता हूँ कि OH- की भी सांद्रता उतनी ही है। तो OH- की सांद्रता, मुझे H+ की सांद्रता पता लगाना है तो मैं क्या करूँगा, OH- की सांद्रता कितनी है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं OH- की सांद्रता जो है H+ की सांद्रता के बराबर है। सो मैं OH- की जगह पे H+ रख सकता हूँ। तो 10 to the power -14 इज इक्वल्स टू इंटू H+, और ऐसा लिखने का क्या मतलब हुआ, 10 की घात ऋण 14 बराबर H+ की सांद्रता का स्क्वायर। तो अगर मैं H+ का स्क्वायर हटाता हूं तो इसका मतलब इस पर अंडर रूट आ जाएगा, यानी 10 की घात ऋण 14 बटा 2 यानी कि 10 की घात ऋण 7। तो हमें पता चल गया H+ इज इक्वल टू 10 की घात ऋण 7, अर्थात जल में H+ की सांद्रता 10 की घात ऋण 7 मोल पर लीटर होता है। तथा वह उदासीन होता है। दस की घात ऋण 7 H+ की मात्रा होगा तो उदासीन होगा। अब ये
7 की वैल्यू कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। इस बात को आधार मान के हम क्या करेंगे, 7 की वैल्यू का पता लगाना चाहेंगे कि 7 किसी में 7 है, किसी में 6 है, किसी में 2 है। तो इस पैरामीटर को कैसे पता लगाया जाए, तो इसके लिए क्या किया गया, 10 की घात 7 के स्थान पर, सॉरी, या मैं ऐसे ना लिखूंगा, 7 के स्थान पर लिख देता हूँ। 7 के स्थान पर pH लिखने पर, pH लिखने का तरीका देखिए ना, pH, ठीक है। pH कभी नहीं लिखना, ऐसे मत लिखना, ठीक है। क्या लिखा जा सकता है, H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH। अब pH का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे ज़रा देखिए। इक्वेशन नंबर इसको 1 ले लेते हैं, किसी को भी 1 2 3 लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, इसमें कोई रूल नहीं रहता। चलिए, हमने जो लिखा है उस पर हम लॉग लेते हैं। 10 के आधार पर लॉग लेने पर क्या होगा, 10 का आधार पर लॉग, इसका लॉग लिए तो ये लॉग में चला गया, ये भी लॉग में चला गया, तो दोनों साइड में लॉग आएगा। लॉग 10 बेस पर क्या चीज़ था, H प्लस इज इक्वल टू लॉग 10 बेस पर 10 टू द पावर माइनस pH। हमने 7 को यहाँ पर क्या लिखा है, pH में लिखा है, ये देखिए pH। इस जगह को थोड़ा सरल कर देते हैं। इस फॉर्मूला के रेफरेंस में x की पावर y हो तो इसका मतलब है कि y गुणनफल हो जाएगा log x का। तो यहाँ पर भी वही देखने को मिल रहा है, pH माइनस में है, ठीक है, इस पे घात है ना, और इनटू क्या, log 10 बेस पर 10। ये भी ध्यान रखिएगा, log 10 की वैल्यू जो होगी 10 बेस पर 10 की वैल्यू 1 होता है, सो हो गया log 10 बेस H प्लस इज इक्वल टू माइनस pH। माइनस में pH है तो pH को हम उदाहरण बनाते हैं, तो इसको माइनस का प्लस कर दे तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो हो गया pH इज इक्वल टू माइनस log 10 बेस H प्लस। H प्लस और H3O प्लस दोनों एक ही चीज होगा, क्योंकि पानी के साथ H प्लस है। ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिलेगा कहीं पे, ठीक है, दोनों मिलता है। तो ये है pH ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। विलियन में देखेंगे कितना H प्लस की सांद्रता है, जितनी H प्लस की सांद्रता होगी उस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और हम ज्ञात कर लेंगे pH। तो ये होता है हमारा pH ज्ञात करने का तरीका। तो ये एग्जाम में आपके यहाँ आते हैं, pH मान क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, pH के लिए फॉर्मूला डिराइव करिए, इस तरह के प्रश्न आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो चीज़ें पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आते हैं 11th के में, यानी आपके यहाँ बता रहा हूँ मैं, हाँ, कोई ऐसा नहीं बोलो कि अलग जगह पे आएगा, आप ही के यहाँ पॉपुलर है ये सब चीज़ें। चलिए, pH की परिभाषा लिखते समय हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि किसी विलयन का pH ऋण चिन्ह पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का लघुगणक होता है, 10 के आधार पर लघुगणक होता है। तो इसकी परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दी है आपके लिए कि किसी विलयन का pH मान उसके H प्लस आयन के सांद्रण का ऋण चिन्ह के साथ 10 के आधार पर लघुगणक होता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद हम ये pH स्केल के बारे में बताते हैं आपको। pH स्केल ये क्या है? pH स्केल यानी pH का निर्धारण हम कैसे करें? सांद्रता के आधार पर ध्यान दें।
अगर विलयन में H प्लस की सांद्रता 10 की घात ऋण 1 है तो उसका pH क्या होगा? pH होगा 1, क्योंकि इसी घात को ही तो हम pH लिखे थे। बोलो, तो इसका pH मान कितना होगा? 1। सांद्रता 10 की घात ऋण 2 है, ऋण 3 है। इससे क्या पता चल रहा है? ये वैल्यू और ये वैल्यू 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात ऋण 1 और 10 की घात ऋण 2, छोटी घात बड़ी घात। अब इसको किसको छोटा घात मानेंगे? -1 को कि -2 को? हाँ बोलो, -2 को छोटा मानेंगे। तो ये छोटा है, यहाँ पर ये बड़ा, क्योंकि इसका मतलब हुआ 10 और इसका मतलब हुआ 100। इसका मतलब हुआ 10, ये क्या, सॉरी 10 की घात मन है तो कितना हुआ? 0.1, यानी कि इसका मतलब हुआ 1/10 और इसका मतलब हुआ 1/100। तो छोटा कौन है? 1/100? हाँ 1/100 ना। हाँ, यानी कि ये है 0.1 और ये है 0.01। तो छोटा कौन सा हुआ? छोटा कौन सा हुआ? ये छोटा हुआ ना, ये छोटा हुआ ना, ये वाला, ये छोटा हुआ। तो ये बात थोड़ा सा समझा करिए अर्थों को। ये तो तुम्हारी अपनी छोटा छोटा मैथमेटिक्स है ना। ये सब 11th और 12th में पढ़ने के लिए नहीं होता है। ये इसीलिए 11th और 12th से पहले पढ़ा के भेजा जाता है, भैया 11th और 12th को समझना है यार, ऐसे करके, ठीक है। पर क्या करें, 10 की घात ऋण 4, 10 की घात ऋण 5, pH वैल्यू 1, इसका कितना होगा? pH वैल्यू और डाउन हो सकता है, pH वैल्यू उधर और ज़्यादा बढ़ सकता है। इस तरफ देख रहे हो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो रही है। ये जो है जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बराबर है। इसका मतलब वो क्या है? उदासीन है। तो क्या है ये? उदासीन है। उदासीन मतलब ना अम्लीय है ना क्षारीय है। लेकिन इस तरफ जाने पर क्या देखने को मिल रहा है? ये वैल्यू 7 से बड़ा होते जा रहा है। बड़ा है कि छोटा है? इधर जाएंगे तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? बोलो, बढ़ रहा है ना पक्का? हाँ, तो ये सांद्रता बढ़ रही है, मतलब अम्लीयता बढ़ रही है। तो क्या बोले? H प्लस की सांद्रता में वृद्धि। मेरा हर 2 क्लास देखोगे थोड़ा अंतर में हो ही जाता है मेरे से, और करता भी हूँ मैं, ठीक है। तो थोड़ा हमेशा याद रखें कि 2 अलग क्लास से क्या फायदे होते हैं, कि दोनों में आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, और इससे क्या होता है? आपकी रिवीजन परफेक्ट होता है। इधर जा रहा हो तो ये वैल्यू घट रहा है, तो क्या हुआ? जब भी H प्लस की सांद्रता में वृद्धि होगा तो उसकी अम्लीयता बढ़ती है। मतलब pH की वैल्यू जितना कम होगा उतना विलयन अम्लीय होगा। pH की वैल्यू जितना बढ़ेगा उसकी अम्लीयता बढ़ेगी। ये इधर क्षारीयता बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ती है। ये है इसका स्केल।
हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए साहब, ये हमने बता दिया, हमने समझा दिया, आप इसको देख लीजिए। एक और संबंध आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पीएच, पीओएच तथा पी के डब्ल्यू में संबंध स्थापित कीजिए। तो चलो देखते हैं इसका क्या मतलब है। सब कुछ शुरुआत वहीं से हो रही ना, जल के आयनन से, ठीक है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है फिर आपके लिए। H2O H प्लस N2 ओ सॉरी 1 2 कैसे हो जाएगा, तोड़ रहे हो ना, तो क्या H प्लस मिला, OH माइनस मिला। साम्यावस्था स्थापित होगा तो क्या होगा, K इज इक्वल टू ठीक है। जब एग्जाम में लिखेंगे तो पूरा स्पष्ट करते हुए लिखिएगा। चलिए यहाँ भी जगह है तो लिख लेते हैं। इस मान को यहाँ पे रख दें तो KW H प्लस N2 OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴। दस के आधार पर लॉग ले रहे हैं तो सब में लॉग चढ़ा दीजिए। लॉग 10 बेस KW इज इक्वल टू इस पर ये दोनों गुणनफल में है। जब गुणनफल में होता है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस H प्लस प्लस दोनों के बीच में प्लस लॉग 10 बेस OH माइनस इज इक्वल टू घात इधर आ जाता है, मैंने पढ़ा दिया आपको, बोलो तो ये दस की वैल्यू जो होता है 1 यानी कि -14। चिन्ह परिवर्तन कर लीजिए, क्या मिला, माइनस लॉग 10 बेस KW इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस। ये फॉर्मूला आप जानते हो, पीएच का फॉर्मूला जानते हो ना। हाँ, अब यहाँ पर भी माइनस हो गया, फिर लॉग 10 बेस OH माइनस इज इक्वल टू ये हो गया 14। चिन्ह परिवर्तन आप जानते हो, माइनस लॉग 10 बेस H प्लस, ये देखो इसको लिखते हो PH, तो वैसे यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अतः माइनस, यहाँ पे माइनस का प्लस हो गया, देखो यहाँ का माइनस है तो ये प्लस है, तो ऐसे ही PKW से दर्शाया जाएगा इसको। उसी प्रकार से इसको PH लिखा गया है और ये POH से दर्शाया जाएगा, प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो इसका मतलब ये हुआ PKW का मान जल के लिए 14 होगा। किसी भी विलयन में पीएच और पीओएच का टोटल वैल्यू 14 ही होगा, ठीक है, ये बातें हुई। तो यही है, इन सब में संबंध क्या। अगर किसी विलयन का पीएच पता है और आपसे पूछा गया पीओएच कितना है, तो फिर निकाल सकते हो। पीएच बता दिया 7 है मान लो, तो पीओएच कितना होगा, 14 माइनस 7। पीएच बता दिया 1 है तो 14 माइनस 1, ठीक है, या पीओएच बता दिया है तो पीएच निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बड़े सिंपल सा। तो ये हो गया पीएच, पीओएच, PKW में संबंध। ये आज का जो जितनी चीज़ें आपने पढ़ा है, कोई भी चीज़ छोड़िएगा नहीं, ये सब एग्जाम के लिए तैयार करके जाना है। जल अपघटन
थोड़ा सा समझने हैं। किसी लवण को जब जल में घोलेंगे तो उसका विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा या उदासीन होगा, इस बात के निर्धारण के लिए इसे पढ़ना होता है आपको। चलिए देखिए, जैसे नमक को घोलते हो पानी में, तो नमक का विलयन जो है अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। खाने के सोडा को पानी में घोलते तो वह कैसा है, साबुन को पानी में घोलते तो कैसा है। तो कोई भी लवण हो, आप पानी में जब घोलोगे तो अम्लीय होगा, उदासीन होगा, क्षारीय होगा, ये बताना होता है। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर समझना है। कुछ बातें मैं बोलूँगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। पानी टूटता है H+OH- में, और लवण टूटता है धन और ऋण में, वो भी। ठीक है, जैसे NaCl को तोड़े तो Na+ और Cl- हो गया। सिंपल, सुन रहे हो ना। लवण भी टूटेगा, नमक भी टूटेगा Na+ Cl- में। ठीक है, तो नमक जब टूटा Na+ में, तो Na+ जो है पानी के OH- से जुड़ जाएगा, यानी कि लवण का धन और पानी का ऋण आपस में जुड़ करके, तो क्या हुआ, Na+ और OH, NaOH बन जाएगा। ठीक है, सुन रहे हैं ना, सुनना जरूरी है। अब NaOH एक क्षार है, क्योंकि आपको पता है जिस पदार्थ में OH होता है वो क्षार होता है। इसी तरह से Cl- और पानी का H+, तो HCl बन जाएगा। तब HCl एक अम्ल होता है, ये भी आप जानते हैं। तो इस तरह से अम्ल और क्षार मिला वहां पर। लवण को जब घोलते हैं तो अम्ल और क्षार मिलता है। जैसे कि आपने क्या किया था, आपको याद होगा, अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो लवण और पानी बनता है, और लवण को पानी में घोलते हैं तो अम्ल और क्षार मिलता है। सीधा से समझ में आई बातें। तो डिपेंड करता है कि जो बना हुआ अम्ल और क्षार है उसमें प्रबल कौन है। अगर प्रबल एक है, जो प्रबल होगा, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, विलयन अम्लीय होगा। अगर अम्लीय है, जो प्रबल होगा वही प्रकृति होगी। अगर अम्लीय प्रबल है तो अम्लीय होगा, क्षार प्रबल है तो क्षारी होगा। सब चीज़ टेंशन मतलब सब लिखा हुआ है इसमें, बाद में पढ़ लीजिएगा, अभी हड़बड़े मत ही। इसको पढ़ते जाएंगे, ढूंढते जाएंगे, दिमाग से वाश होते जाएगा। तो अम्ल और क्षार दोनों क्या होते हैं, कौन सा, अच्छा, दोनों प्रबल है तो उदासीन है, दोनों दुर्बल है तो उदासीन है। तो जो एक प्रबल एक दुर्बल है, तब जाकर के उसका प्रभाव नजर आती है। ठीक, क्लियर हो गया। दोनों सुखड़ू डोकराओं को लड़ाओगे, है ना, तो क्या हालत होगा। दोनों की ताकत आपको बराबर है, दोनों बराबर जीतेंगे, दोनों मरेंगे बराबर। ठीक है, बराबर है। दो पहलवान को लड़ाया, कोई कभी ये हारा कभी वो जीता, लेकिन अंततः फाइनल जो एक जैसा होता है। ठीक, लेकिन एक सुखड़ू और एक पहलवान दोनों को लड़ाए तो आपको पहले से पता है पक्का कौन जीतेगा, पहलवान, है ना। फिल्मों में दिखाते नहीं, हीरो लोग ना छोटा छोटा रहते हैं। शाहरुख खान की बहुत सारी लड़ाई देखी होगे, है ना, उसको फेंक देते हैं उसमें रिंग में। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, वो पहलवानों के साथ। तो शाहरुख खान लड़ता है, उसको बहुत पिटाई होती है, होता है ना, देखे हो ना, बहुत सारे पिक्चर्स में हो उसके। जीतेगा कौन, 100% है कि शाहरुख तो जीतेगा नहीं, पहलवान ही जीतेगा। आप बोले सर हीरो जीते, हीरो है, हीरो को जीतना चाहिए। अब इसलिए तुम लोग बोलते हो तो बेचारा मैच फिक्सिंग हो जाता है। और जहाँ मैच फिक्सिंग हुआ तो उनको तो पैसे कमाने से मतलब है ना। पहलवान को मार, कहाँ कितना मारेगा, जहाँ पे मारना है मार। गलत गलत जगह मारता है, आदमी गिर जाता है पहलवान। ठीक है, कोई आंखें को चक दिया, मुंह को मार दिया, कान फोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, है ना, तो आदमी मरेगा ही मरेगा ना, है ना। गले को मार दिया तो इसी को तो बचाते हैं पहलवान, लेकिन वो बेचारा बचा नहीं पाया क्योंकि वो हीरो नहीं है ना। पहलवान के पास आइडिया थोड़ा कम दे देते हैं उस टाइम पे फिल्मों में, लेकिन असल में जब लड़ाई होती तब पक्का पहलवान ही जीतेगा। ठीक है, अब धोखे से मारना अलग बात होता है, असली में लड़ाई करो। लड़ाई का भी रूल है बेटा, अब गलत स्ट्रोक नहीं देंगे, गलत जगह पे नहीं मारेंगे, ये रूल है वहां पे। ठीक है,
चलो ठीक है, वो तो हो गई कहानी। फिलहाल यहीं पे बात होता है कि पहलवान जीतेगा, तो पहलवान ही जीतेगा ना यहाँ पे भी, सुखड़ू तो जीतेगा नहीं। चल देखते हैं कौन जीतता है। ठीक, एक दिन मेरी लड़ाई हो गई एक आदमी से जिसका नाम चीटी था। मैं जीत गया, ठीक है। एक दिन दूसरे आदमी से लड़ाई हो गया जिसका नाम हाथी था, वो जीत गया। एक दिन एक आदमी से और लड़ाई हुआ जिसका नाम विक्रम था, ना दोनों हारे ना दोनों जीते, बराबर उदासीन की प्रक्रिया थी। समझ में आ गई बातें? चलिए साहब अब बात करते हैं। वही बात यहां पे लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा आप। ठीक, H प्लस की मात्रा अधिक हो तो अम्लीय है, OH माइनस की मात्रा अधिक हो तो क्षारीय है। ये लाइन लिखा। जब किसी लवण को पानी में घोलते हो तो लवण टूटता है अम्ल और क्षार में। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। NaCl है, H2O है, NaCl को पानी में घोल दिया तो Na में क्या है, Na प्लस है और ये Cl माइनस है, और ये क्या होगा, H प्लस होगा और OH माइनस होगा। तो क्या बोला था मैंने, प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा तो क्या मिला, NaOH, और ये प्लस वाला H प्लस इसके Cl माइनस से जुड़ेगा तो क्या मिला, ऐसे ही तो होगा और क्या होगा। अब यहां पर ये ढूंढना है कि ये इस आधार पर अगर मैं यहां पे इनका साम्यावस्था स्थिरांक लिखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, K इज इक्वल टू क्या, HCl बाय कितना मिला, NaCl H2O K इंटू H2O, ये हो जाएगा। तब हमारे पास क्या मिलने वाला है, इस जगह पर हमारे पास हो जाएगा छम 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 बाजे तेरे पायलिया के, क्या जो भी शोर, क्या बचा, NaCl। इस जगह पर ये जो है ना बेटा, ये वैल्यू K, इसको K को KH से दर्शाया जाएगा इस जगह पे, ठीक है। तो इसको हम क्या किस दर्शा सकते हैं, KH। तो यहां पर वही बात लिखा गया है कि ये KH, फिर बाकी जो वही लिखना। ये बताया गया किसी विलयन में अम्ल और क्षार की प्रबलता, ठीक है, जितनी जिसकी भी प्रबलता अधिक होगी वही KH की वैल्यू को बढ़ाएगा, और जो KH की वैल्यू को जो बढ़ाएगा तो क्या होगा, उसकी वो अम्लीय होगा, बढ़ाएगा या घटाएगा जो भी करेगा, तो इससे उसकी क्या होगी, अम्लीयता या क्षारीयता को निर्धारित किया जा सकता है। तो यही बात बताया गया। जल को स्थिर माना जाएगा, जल के स्थिरांक, जल की सक्रिय मात्रा को, तो K के स्थान पर हम KH लिख सकते हैं। ठीक, तो ये तो हुई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब एक एक करके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा बातों को समझने की कोशिश करना, आप ये चीजें याद रख लेना, आपके लिए आसान हो जाएगा बहुत सारी चीजों को समझना। ये याद हो जाएगा? क्या हो गया, नहीं होगा? हाँ बस, और क्या। प्रबल अम्ल का कुछ लिस्ट बता रहा हूं ना, HCl, H2SO4, HI, HBr, ये वाला तो एक ही फैमिली के हैं तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। H2SO4, H3PO3, HNO3, इतना तो कम से कम याद हो जाएगा। और याद है बोलो ना यार, क्या है नया, क्या है इसमें, सब याद है ना इसमें तो। हाँ, तो ये प्रबल अम्ल है। इसके अलावा कुछ है तो दुर्बल अम्ल है, जैसे CH3COOH, HCOOH, इस तरह के दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। कार्बनिक अम्ल है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस ज़्यादा नहीं, कल तक और कल खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। आप ज़्यादा जितना डीप में जाना चाहोगे ना, मैं एक एक क्लास को 40-40 दिन पढ़ा दूंगा, इतनी सारी चीज़ है इसमें। और हर दिन
आपसे कोई बिना बात करे भी इतनी टॉपिक रखा हुआ है इसमें, इतने मसाले भरे हुए हैं कि उसमें सीखने का बहुत मौका है। प्रबल क्षार, सिर्फ प्रबल क्षार को याद रखना, आपको दुर्बल क्षार याद रखने की जरूरत नहीं है, वो दुर्बल समझ में आ जाएगा कौन है। प्रथम ए वर्ग के जो तत्व होंगे उसको मैं M से दर्शा रहा हूं, तो MOH समझ में आ गया, कौन? NaOH, LiOH, LiOH को छोड़ करके NaOH है ना, KOH, यानी जितने भी हैं वो सभी क्या होगा? प्रबल क्षार होंगे। द्वितीय वर्ग के तत्वों को मैं यहाँ पर M डैश से दर्शा रहा हूँ, ठीक है। तो M डैश OH ट्वाइस, मतलब समझ में आया? द्वितीय वर्ग में कौन होता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या होगा? MgOH ट्वाइस, इस टाइप से। तो यहाँ पर ये सब, तो ये सभी प्रबल क्षार होते हैं, यानी NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, ये सब BaOH ट्वाइस, ये प्रबल क्षार होते हैं। बस प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बना विलयन उदासीन होगा, यानी कि उसका pH वैल्यू 7 होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि NaCl को जब जल में घोलते हो तो क्या मिलता है? NaOH प्लस HCl बनता है। ये प्रबल क्षार है, ये प्रबल, मुझे जहां तक याद है मैंने इसको क्लास 9th में पढ़ा था, ये 11-12 में पढ़ने का चीज नहीं है। बोलो आप लोग कब पढ़े थे? क्या बनेगा? बोलो। NaOH, OH ही लेगा ना वो, प्लस क्या बना? H बचा, NO3 बचा है, HNO3, ये भी प्रबल है, प्रबल क्षार, ये प्रबल अम्ल। तो कैसा होगा? इसका विलयन उदासीन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आप लोग नहीं समझते, बहुत एनर्जी आती है इससे। इसको देखें, NH4Cl जल में मैंने घोला, NH4 प्लस है और Cl माइनस है, तो प्लस के पास कौन आया? OH माइनस, और माइनस के पास कौन आया? H। ये क्या होगा? बोलो। मैंने तो क्षार बताया था ना ये प्रबल है, इसके अलावा जो भी होगा क्या? ये दुर्बल हो गया। एग्जाम में आया तब यहां पर सब दिखता है, एग्जाम में कुछ नहीं दिखता है ना? ऐसे सोचते हाँ, कोई तो कुछ बताए, और सब जगह पे दोस्त यार हैं, सब जगह पे दोस्त यार हैं, वहीं पे सब छोड़ देते हैं साथ, है ना? अपने दोस्त को समझा के रखना, दोस्ती निभाना है ना? तो उसको बोलना कि भाई दोस्ती निभाना, तो एग्जाम के टाइम भी यार तू लड़ के आ जाना, पर आ जाना भाई, मेरे मैं एग्जाम नहीं बना पाऊंगा यार। ठीक आएगा ना? ऐसी हालत है भाई, आएगा ना? आ जाऊंगा भाई तेरे लिए। एग्जाम टन से घंटी बजी, वो दुबक गया, सर ही नहीं उठा रहा है, कभी ना छोड़ दिए मैंने यार। ऐसी हालत है, ऐसा होता है भाई, क्या बोले, एग्जाम ऐसे होता है? नहीं होता है, हाँ, कोई साथ नहीं देता है। इसीलिए बचपने से एग्जाम दिलाने की आदत डालाई जाती है, ताकि इस उम्र में दोस्त को कमी ना बोल सको, है ना? तो ये बात ध्यान रखना। ये क्या है बेटा? प्रबल अम्ल। तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय। अब समझ में आ गया ना पूरी कहानी? हाँ, कोई भी चीज तोड़ ताड़ के देख लेना, ठीक? बेरियम सल्फेट
बेरिलियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट तो प्रबल अम्ल में आ जाएगा, बेरिलियम। ठीक है, चलो दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार CH3COO Na प्लस H2O टूटेगा, बोलो ये प्लस है ये माइनस है, माइनस के साथ H प्लस, तो CH3COOH और Na के साथ OH माइनस आ गया, माइनस थोड़ी लिखोगे, तो बोलो प्रबल क्षार और ये दुर्बल अम्ल। फिर विलयन कैसा, विलयन क्षारीय होगा। क्लियर? यहां पर देखिए CH3COONH4 प्लस वाटर क्या हुआ, CH3COOH प्लस NH4 OH, बोलो दू, बोलो दू आ मतलब हाँ, और ये दू हाँ क्षार, दू क्षार, दू अम्ल दू क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल, तो कैसा होगा, बोलो उदासीन होगा। खत्म। टाइम है क्या? अरे खत्म ही हो गया टाइम। अच्छा टाइमिंग था इसका। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।